आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ईयर एंड में हम बनाते हैं। इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का जो मेन हमारा मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि हम यहाँ पे समझेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार दोबारा समझते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये 11th में ही पढ़ा होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, तो तब भी हमने इसको पढ़ा था। एक बार हम और पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम 12th क्लास में जब रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे ये ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होता है। तो देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। अब थोड़ा सा 12th में आ गए हैं तो ज़रा हम इसको बोल देंगे टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री होगा। टू परचेजेस, बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और लेस करते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्लियर? यहाँ हमने इसको ले लिया ओपनिंग इन्वेंट्री को 40,000 और टू परचेजेस को जो नेट परचेज निकल के ये आ गया, बिकॉज यहाँ से लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये ट्रेडिंग का पोर्शन बन रहा है अभी। ठीक है, यहाँ आएंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो रिलेटेड होते हैं अप टू फैक्ट्री। जो भी एक्सपेंसेज हैं, जो प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और 11th में एंट्री भी पड़ी थी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये एंट्रीज भी बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, जिसमें कैरेज इनवर्ड, वेजेज, कार्टेज, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, और ऑक्ट्राई, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वो हमने लिया है 30,000। अच्छा, इधर आ जाते हैं बाय सेल्स। अब थोड़ा सा इसको बदल के हम बोलेंगे रेवेन्यू। दोनों, कैश सेल्स, कैश रेवेन्यू एक ही बात है। अब यहाँ रेवेन्यू बोलेंगे ज़्यादा ठीक होगा। कैश रेवेन्यूज़ और क्रेडिट रेवेन्यूज़ जो भी हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। यहाँ हमने ले लिया 5,50,000। और यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ हम बोलेंगे बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर? 11th में हमने एंट्री बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एक एंट्री बनती थी। उसी के रिजल्ट से ट्रेडिंग अकाउंट में कोई चीज़ आई है। किसी भी अकाउंट में कोई भी हम लिखते हैं तो वो एज ए पोस्टिंग होती है, और वो एंट्री के रिजल्ट के रूप में यहाँ पे आता है। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर? तो इस तरह से ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देन टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल अगर एक्सेस है तो फिर आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ हमने इसी को ज़्यादा लिया है, 550 प्लस 50 टोटल हो गया 6 लाख। और 6 लाख में से 260 और 40, 3,30,000 का अगर हमने माइनस किया। क्लियर? 6 लाख क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल यहाँ तक का 330 हुआ, और बैलेंस निकला इसका 270। तो जो क्रेडिट साइड एक्सेस रही है वही ग्रॉस प्रॉफिट होगी। और यहाँ पर एक फैशन है, रूल्स है, सिस्टम है कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको, बिकॉज ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हैं। यहाँ तक तो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट, देन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कैरेट डाउन का मीनिंग है कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अब P&L में, यानी अब यहाँ पे P&L स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर सपोज करो कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, ये दोनों कम होंगे तो यहाँ ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पर हम कैसे करते हैं।
मैं एक फॉर्मूला बोलूँगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरे साथ साथ आप भी सुनेंगे, बोलेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों का टोटल करके अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को उसमें से माइनस कर देंगे तो जो हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एक बार हम इसको और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, आप बोलें। ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल हो गया और फिर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला ये है कि हमारे को अगर ये गिवन ही नहीं हो, कोई कहे सर ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, अब हमारे पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ग्रॉस प्रॉफिट है, ये दो चीज़ें हैं। तो इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट को, तो वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी सिंपल, 550 माइनस 270। क्लियर? यहाँ हम देख सकते हैं 570 माइनस 270, भाई जिनको हमने पहले छोड़ दिया था ना, अब वो गिवन है, ये तीनों चीज़ें गिवन नहीं है इधर और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई रेवेन्यू गिवन है 550 का और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 270 का, माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब सपोज करो कि क्वेश्चन में ये सब बस इधर का उधर इधर का उधर करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फॉर्मूला है, अब ये दोनों अगर गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकाल दो। वेरी सिंपल, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वही पुराना फॉर्मूला, सेल्स ही तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये पूरा हमने यहाँ पर समझा कि भाई किस तरह से जो है हम जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने इसमें समझा। अब मैं थोड़ा सा इसको नेट प्रॉफिट की ओर लेके चलता हूँ आपको, कि ये जो कैरेट डाउन था भाई ये इधर आ गया, ब्रॉड डाउन हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होना है और हम अलर्ट इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट है, एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट है, सिंपल वे में समझ लो कि भाई हमारे तो किराने की शॉप है, तो जो किराना आटा घी तेल शक्कर बेचकर सेल करके जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्लियर होगी बात? अब ठीक है, वहाँ बैठ के हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं कोई लैंड परचेज कर ली, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, उस पर कोई हमें प्रॉफिट हो गया, कहीं कोई लॉस हो गया, ऐसे प्रॉफिट लॉस को हमें इसमें नहीं लेना है। बिजनेस का प्रॉफिट, एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट ही हम इसमें लेंगे और एक्चुअल बिजनेस के एक्सपेंसेज और लॉसेस को ही हम इसमें लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये तो आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी से ये ब्रॉड डाउन कर लिया हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और सपोज करो कि इधर ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन होता तो वो यहाँ आ जाता टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग इनकम। इस ऑपरेटिंग वर्ड को ही समझ लो, ऑपरेटिंग का मतलब है जो बिजनेस से रिलेटेड है। बाय ऑपरेटिंग इनकम वो क्या हो सकती है? एक नॉर्मल बिजनेस में ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, और कोई इनकम इसमें हम नहीं मान रहे हैं।
तो ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने कंबाइंडली ऑपरेटिंग इनकम 30,000 ले लिया है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई जो बिजनेस को रन करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, जब तक वो पेड नहीं होंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम इसमें लेते हैं टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो डेबिट साइड आएंगे। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल क्लियर है, पहले भी क्लियर है। डेप्रीसिएशन है वो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है ना, बिल्डिंग फर्नीचर, इन पर डेप्रिसिएशन का ये वर्ड यूज़ होता है। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन पर अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और कोई अदर एक्सपेंसेस जो हमारे ऑफिस के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बहुत ही कंपलसरी एक्सपेंसेज है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जो भी एक्सपेंसेज हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंसेज होते हैं। बैड डेट्स जानते ही हैं आप, ये भी हमारे एक्सपेंसेज हैं, लॉसेज हैं। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, थोड़ा सा मैं जोर से बोलूँगा, शॉर्ट टर्म, एक बार आप भी बोलें, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, नॉट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नहीं, जो लोन है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस समझ लो, कि जो विद इन 1 ईयर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, समझ रहे हो, और 1 से ज़्यादा होंगे वो लॉन्ग होंगे। तो हम इसमें लेंगे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ओनली। क्लियर। अब क्या है कि ये सब यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ले लिए हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप पूरा ध्यान देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, नॉट लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। मैंने इसको कंबाइंडली 2,10,000 एज्यूम कर लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 270, ऑपरेटिंग इनकम थी हमारी 30,000। अब वही डेबिट क्रेडिट का हम टोटल करेंगे, तो 270 और 30 तो हो गया 3 लाख। क्लियर होगी बात। और 3 लाख में से अगर हम 210 को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो 3 लाख जो क्रेडिट साइड का टोटल था उसमें से हमने 210 को माइनस किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट आया 90,000। अब इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे साथ रिपीट करें एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारा बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर होगी बात। अच्छा सपोज करो कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मेट अगर हमारे माइंड में है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 90,000 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख हो गया, और उसमें से ऑपरेटिंग इनकम 30,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम, अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं ऑपरेटिंग इनकम को, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90,000। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग है जो बिजनेस का प्रॉफिट है, जिसमें हमारे बिजनेस की इनकम्स को हमने ऐड किया है, बिजनेस के जो एक्सपेंसेज हैं जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें पे करने होते हैं वो हमने इसमें लिया है। अब बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की ओर। तो देखिए नेट प्रॉफिट का मीनिंग है
कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, जो चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग से हो, चाहे हमने शेयर्स से कमाए हों, चाहे हमने लैंड सेल करके अर्न किया करे हों, कहीं कोई लॉसेज वगैरह भी हैं तो उन सब का भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरिड डाउन, और अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ आ जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रोड डाउन। 90,000 ये यहाँ पर आ गया जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब ध्यान रखना है, अब इसमें आप जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट सब सेल कर दिया है, उससे प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी यहाँ आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, हम किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, शेयर्स परचेज करते हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पर हमारी इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो हो गई, एज्यूम कर लिया हमने 1,60,000। तो क्या करा हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हाँ, जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ नहीं है, मेन बिजनेस का ये पर्पज़ नहीं था। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का पर्पज़ ये नहीं था कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे भाई फिक्स्ड एसेट सेल करके, शेयर्स परचेज करेंगे ताकि डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर्स परचेज करेंगे किसी अदर कंपनीज के, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारा मोटिव नहीं था। लेकिन ठीक है, बिजनेस के साथ साथ जब कोई कैश का जो फ्लो, हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर हमें ये इनकम रिसीव्ड होती है। इसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अरे भाई प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे, लॉस को लेस कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस फ्रॉम फायर, हाँ, लॉस बाय फायर एंट्री करते थे ना 11th में, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और फिर इंश्योर्ड होता था, वो सारी बातें होती थी। लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटीज एंड डोनेशंस, फाइनेंस चार्जेज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ऊपर क्या आया था ऑपरेटिंग में, शॉर्ट टर्म लोन्स का इंटरेस्ट, और यहाँ था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स का। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है ना, आ गया ना, हमने इशू कर रखे हैं डिवेंचर्स और उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये इस तरह से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये मैं आपको एज ए, क्योंकि 11th में हमने ट्रेडिंग P&L समझा था अच्छे से, तो मैं उसको बेस समझ के हम आपको समझा रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लेस कर दें, जो क्या क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटीज, डोनेशंस, फाइनेंस चार्जेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये हमने एज्यूम कर लिया 150। तो ये आ गया हमारा 1 लाख। कैसे आया, 90 प्लस 160 इज इक्वल टू 250, 250 माइनस 150, इसको ऐसे ही बोलें एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे यहाँ कैलकुलेट होकर आ गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, अब इसमें सब तरह के प्रॉफिट इंक्लूड है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ, तो तब जाके नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सब इंक्लूड होते हैं। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या रहा है एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आ गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। अरे तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, 1 लाख प्लस 150, 250 हो गया, और इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम 160 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है।
ये गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। और नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका इससे। ये देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही चीज़ है, कहीं कोई चेंजेज नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 270, ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 30, 270 प्लस 30 3 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 210, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 90। व्हेन नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, तो नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। और एक बात और जो ध्यान रखने की है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोस प्रॉफिट को तो माइनस करते हैं, लेकिन अगर ग्रोस लॉस होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। ये सब कुछ इस फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू।